हाँ जी, आओ बेटा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तुम्हारा रिवीजन किस चीज़ का। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। देखो एक बात बताओ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आपको पता है कितनी यूनिट्स हैं? 4। लेकिन हम रिवीजन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यूनिट नंबर 3 से। कहाँ से? यूनिट नंबर 3 से। यूनिट नंबर 3, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। देखो कोई भी एक्ट हो उसमें दो बातें लिखी होती है, राइट एंड ड्यूटीज। और यहाँ जो बातें होगी वो राइट एंड ड्यूटीज होगी किसके? सेलर एंड बायर के, क्योंकि सेल्स में दो ही पार्टी होती है, सेलर और बायर। एक्ट में हमेशा लिखा होता है राइट एंड ड्यूटीज, तो हम यहाँ पर बात करेंगे राइट एंड ड्यूटीज के बारे में। सेल्स का मतलब क्या होता है? सेल्स का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। जब भी आप किसी चीज की ऑनरशिप, ऑनरशिप को मतलब टाइटल, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं? ऑनरशिप का दूसरा नाम होता है बेटा क्या? प्रॉपर्टी। सेल्स में जो ऑनरशिप होती है वो क्या होती है? ट्रांसफर हो जाती है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो सेल्स का मतलब ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी, और गुड्स का मतलब यहाँ किससे है? मूवेबल गुड्स से। किससे? मूवेबल गुड्स से। इमूवेबल गुड्स के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बना हुआ है। इमूवेबल गुड्स के लिए क्या बना हुआ है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना हुआ है फॉर मूवेबल गुड्स ओनली। तो सेल्स का मतलब ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, टाइटल, प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स, मूवेबल गुड्स। एक्ट का मतलब राइट एंड ड्यूटीज। आइए तो हम बात करते हैं कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी? ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि गुड्स क्या होता है। 3 टाइप के गुड्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटिजेंट गुड्स। पहले समझना कि एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होते हैं। तुम हो बायर, मैं हूं सेलर। तुमने मुझे बोला कि सर हमें आपसे गुड्स चाहिए। मैंने बोला बने हुए हैं। बने हुए हैं तो वो कहलाते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। मैंने कहा भाई साहब आप ऑर्डर लिखवा दो, बनवा देंगे। ऑर्डर लिखवा दो, बनवा देंगे, वो कहलाते हैं फ्यूचर गुड्स। और ऐसे ही एक होते हैं कंटिजेंट गुड्स, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर पहली बात ध्यान रखना, गुड्स कितने टाइप के होते हैं? 3। अगर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम बने हुए हैं, मतलब कि एग्जिस्टिंग गुड्स वो हैं जो अवेलेबल होते हैं एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम जो चीज बनी हुई है उसको हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम बना हुआ नहीं है, बना देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर गुड्स। मतलब कि नॉट अवेलेबल एट टाइम ऑफ एग्रीमेंट। देखो आज तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, तुम्हारे ऑर्डर के हिसाब से मैं गुड्स प्रोड्यूस करूंगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो क्या है? एग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट होता है उन गुड्स का जो एग्जिस्ट करता है। तो जो चीज एग्जिस्ट नहीं करता है उसके लिए एग्रीमेंट कहलाता है, एग्जैक्टली लॉ के हिसाब से वर्ड। और सेम रूल अवेलेबल होते हैं कंटीजेंट गुड्स के लिए भी, वो भी एग्रीमेंट ही है। लेकिन कंटीजेंट हो या फ्यूचर गुड्स हो, दोनों ही केस में गुड्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है। क्लियर है? अब एग्जिस्टिंग गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर कैसे होगी? एग्जिस्टिंग गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर कैसे होगी तो समझना पड़ेगा आपको। एग्जिस्टिंग गुड्स भी 3 टाइप के होते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स भी 3 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं स्पेसिफिक गुड्स, अन असर्टेन्ड गुड्स और असर्टेन गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स भी 3 टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक, अनअसर्टेन्ड और असर्टेन। और तीनों के लिए ओनरशिप ट्रांसफर करने के रूल्स क्या हैं? अलग है। जिसमें हम पहले बात करने वाले हैं बेटा किसके बारे में? स्पेसिफिक गुड्स के बारे में। सबसे पहले बात हम करेंगे स्पेसिफिक गुड्स के बारे में। स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं पहले तो ये बताओ। तुमने मुझे बोला कि सर हमें आपसे आईपैड की पेंसिल लेनी है। मैंने कहा मैडम मेरे पास में एक सैंपल है, देख लो। तुमने कहा सर यही दे दो, इसके जैसा नहीं। तुमने क्या कहा? ये ही दे दो। तो ये कहलाता है स्पेसिफिक गुड्स।
स्पेसिफिक गुड्स वो होते हैं जो बायर ने अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी नीड के हिसाब से एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाइड कर लिए हैं। ये वो गुड्स हैं जो बायर ने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कर लिए हैं, आइडेंटिफाइड कर लिए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, स्पेसिफिक गुड्स। अब इन स्पेसिफिक गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी? अब मेरी बात समझना, यहाँ पर भी ऑनरशिप ट्रांसफर करने के लिए दो शर्तें हैं। एक है अनकंडीशनल, एक होते हैं कंडीशनल। कौन से होते हैं? कंडीशनल। यहाँ पर रूल बदल जाएंगे, कंडीशनल अलग कंसेप्ट है और अनकंडीशनल अलग कंसेप्ट है। तो फर्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करता हूँ, जिसमें गुड्स कौन से हैं, एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग में भी कौन से वाले हैं, स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक में भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अनकंडीशनल की बात कर रहा हूँ, अनकंडीशनल। इसको बोलते हैं अनकंडीशनल सेल। तो सेल की गई है वो अनकंडीशनल है। अब लॉ क्या कहता है समझना, लॉ कहता है एग्जिस्टिंग गुड्स है, बना हुआ है। स्पेसिफिक का मतलब तुमने उसको पहचान लिया है। एग्जिस्टिंग बना हुआ है, स्पेसिफिक का मतलब कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट के टाइम उसको आइडेंटिफाइड कर लिया है। और अनकंडीशनल है तो उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी, व्हेन ओनरशिप विल बी ट्रांसफर। बताइए ओनरशिप ट्रांसफर कब होगी इन गुड्स की, इन गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कब होगी? इसके लिए फर्स्ट कंसेप्ट जो आता है वो ये कहता है कि इनकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिस समय कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एग्री होना। एग्री होना, कौन एग्री हो गया, बोथ बायर एंड सेलर। अगर बायर एंड सेलर एग्री हुए हैं, बायर एंड सेलर क्या है, एग्री है, मतलब कि तुम इसको खरीदने के लिए तैयार हो, मैं इसको बेचने के लिए तैयार हूं, दैट मूवमेंट पे इसकी ओनरशिप क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। चाहे वो कैश सेल्स हो, चाहे वो क्रेडिट सेल्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कैश सेल्स है या क्रेडिट सेल्स है। तो लॉ कहता है कि ओनरशिप विल बी ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्री होना, बोथ बायर एंड सेलर। अगर बायर एंड सेलर एग्री हैं तो दैट मूवमेंट पे ही ओनरशिप क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि कैश सेल्स है या क्रेडिट सेल्स है? चाहे वो कैश हो चाहे वो क्रेडिट सेल्स हो, ओनरशिप दोनों ही केस में क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। किस समय, जिस समय दोनों एग्री करते हैं। लेकिन इसकी जो मेन कंडीशन है वो समझ लेना, कि मेन कंडीशन है कि गुड्स आर एट डिलीवरेबल स्टेट, माल डिलीवरी की कंडीशन पे होना चाहिए। मतलब कि सेलर ने पैक कर दिया है, वेट मेजरमेंट कर दिया है, बिल काट दिया है, मतलब कि सेलर की तरफ से ऑल फॉर्मेलिटीज क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो दैट मूवमेंट पर जब बायर और सेलर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मूवमेंट पे ओनरशिप क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। चाहे वो कैश सेल्स हो चाहे वो क्रेडिट सेल्स हो। लेकिन मेन कंडीशन क्या है कि गुड्स का डिलीवरेबल स्टेट पे होना। इसका मतलब गुड्स पैक है, वेट मेजरमेंट हो रखा है, बिल कटा हुआ है, मतलब कि सेलर की तरफ से ऑल फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीटेड। तो ऑनरशिप दैट मूवमेंट पे ही क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। समझ गए बात? तो ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन मेन शर्त क्या है, उस गुड्स का डिलीवरेबल स्टेट पर होना। लेकिन अगर गुड्स आर नॉट एट डिलीवरेबल स्टेट, अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट पे नहीं हो तो, मतलब कि कस्टमर ने माल पहचान लिया है, सेलर माल बेचने के लिए तैयार है, कस्टमर माल खरीदने के लिए तैयार है, गुड्स आपने पहचान लिया है, सर यही चाहिए, पैक कर दो। मतलब कि अभी तक गुड्स डिलीवरी की कंडीशन में, स्टेट का मतलब कंडीशन, डिलीवरी की कंडीशन में नहीं है। तो ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी, ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी कब, व्हेन गुड्स पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट। जैसे ही गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट पे ला दिया जाएगा, डिलीवरेबल स्टेट पे लाने का मतलब गुड्स को पैक करना, वेट मेजरमेंट करना, मतलब सेलर की तरफ से ऑल फॉर्मेलिटीज का क्या हो जाना,
पूरा हो जाना। सर पैसा आया नहीं आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैश सेल्स में भी ओनरशिप ट्रांसफर होगी, क्रेडिट सेल्स में भी ओनरशिप ट्रांसफर होगी, बट मेन शर्त क्या है, गुड्स अगर डिलीवरेबल स्टेट पर हैं, अगर ऑलरेडी डिलीवरेबल स्टेट पर हैं तो ऑनरशिप वहीं ट्रांसफर हो जाएगी दैट मोमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन गुड्स अगर डिलीवरेबल स्टेट पे नहीं है तो ऑनरशिप ट्रांसफर होगी जब उनको डिलीवरेबल स्टेट पे लेके आ जाओगे। प्लस इन्फॉर्म टू बायर, जैसे ही गुड्स को आपने डिलीवरेबल स्टेट पे ला दिया, प्लस बायर को क्या कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया, दैट मूवमेंट पे गुड्स की ऑनरशिप क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट आता है वो थर्ड पॉइंट है, और थर्ड पॉइंट को थोड़ा लॉजिकली समझ लेना। मैंने एक मशीनरी परचेज की है, क्या परचेज की है, मशीनरी। उसने कहा भाई साहब मशीन पैक है ले जाओ। मैंने कहा फाइनल अमाउंट बताओ, क्या बोला, उसने कहा भाई साहब वैसे तो मशीन 40 लाख की है, लेकिन इसका फाइनल अमाउंट तो मशीन जब इंस्टॉल होगी तब कितनी वायरिंग लगेगी उसके हिसाब से ही बता पाऊंगा। मशीन 40 लाख की है, लेकिन इसका फाइनल अमाउंट मैं कब बता पाऊंगा आपको, जब ये मशीन इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे कि मैंने कोचिंग के लिए लगवाने हैं कारपेट, क्या लगवाने हैं, तो मैंने सेलर को बोला कि भैया कोचिंग के लिए कारपेट लगवाने हैं, बता क्या रेट है। उसने बोला कि भाई साहब 10 रुपए स्क्वायर फीट है। रेट क्या है कारपेट की, 10 रुपए स्क्वायर फीट। मैंने कहा 1000 स्क्वायर फीट चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट चाहिए, और उसको बिछाना है, लेट डाउन करना है, मतलब कि वहां पर पूरा का पूरा कंप्लीट बिछवाना है, रेट बता फाइनल। उसने कहा भाई साहब देखो फाइनल अमाउंट तो मैं कब बता पाऊंगा, जब ये सारा कारपेट क्या किया जाएगा, बिछा दिया जाएगा, क्योंकि उससे पहले उसके लिए फाइनल अमाउंट निकालना पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली कितना कारपेट बिछेगा, उसको पेस्टिंग करने में कितना खर्चा आएगा, लेबर के कितने चार्जेस आएंगे, वो तो कब पता लगेंगे, जब वो लेट डाउन कर दिया जाएगा। मतलब कि क्या यहाँ पर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट पे नहीं है, वो कहता है मशीन भाई साहब तैयार है ले जाओ, कारपेट जितना चाहिए ले जाओ, मतलब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट पर है, बट समथिंग इज पेंडिंग एट सेलर साइड टू फाइनलाइज द अमाउंट। अमाउंट अभी फाइनल नहीं है। मतलब कि मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि जो गुड्स है ना आर एट डीएस, डीएस का मतलब डिलीवरी स्टेट पर है, बट समथिंग इज पेंडिंग एट seller's side to ascertain फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट निकालने के पर्पज से कुछ चीजें पेंडिंग है सेलर के साइड से, जैसे कि मशीन का फाइनल अमाउंट कब बता पाएगा वो, इंस्टॉल होने के बाद। कारपेट का फाइनल अमाउंट कब बता पाएगा वो, कारपेट के ले डाउन हो जाने के बाद। तो यहाँ पर ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी, व्हेन, जब ये पेंडिंग है ना, पेंडिंग टास्क क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, प्लस इन्फॉर्म टू बायर, जैसे ही आप बायर को क्या कर दोगे, इन्फॉर्म कर दोगे, दैट मूवमेंट पर ओनरशिप क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट था होल अबाउट किसके बारे में, कौन से बारे में बेटा, एग्जिस्टिंग, स्पेसिफिक, और कौन सा वाला, अनकंडीशनल। ठीक है। सेकंड नंबर कंसेप्ट हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एग्जिस्टिंग है, स्पेसिफिक है, बट कंडीशनल है। क्या है, कंडीशनल। जैसे कि आपने किसी को माल बेचा, सेल ऑन अप्रूवल, सेल ऑन, क्या होता है सेल ऑन अप्रूवल, वो बंदा कहता है कि भाई साहब मैं माल लेके जा रहा हूं, लेकिन 2 दिन में बताऊंगा पसंद आया या नहीं आया, कंडीशन लगा दी ना, 2 दिन में बताऊंगा पसंद आया या नहीं है। तो यहाँ पर ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी, समझ गए बात। तो मुद्दा ये हो गया एग्जिस्टिंग भी है, स्पेसिफिक भी है, बट क्या है, कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब क्या हो गया, जैसे कंडीशनल में फर्स्ट आता है आपका कौन सा, सेल ऑन अप्रूवल। सेल ऑन अप्रूवल के केस में क्या होता है कि मैंने किसी को गुड्स दे दिया ऑन अप्रूवल, तो भले ही सेल हो गई है बट अभी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। सेल ऑन अप्रूवल में ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी, ऑनरशिप
will be transfer only after first। जैसे ही बंदा क्या दे देगा, अपनी अप्रूवल दे देगा विद इन स्पेसिफाइड टाइम। उसने कहा था कि भाई साहब 2 दिन में बताऊंगा, तो 2 दिन में जैसे ही वो अपनी क्या दे देगा, अप्रूवल दे देगा, दैट मूवमेंट पे ऑनरशिप क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। अगर कहीं पे ऐसा हो टाइम स्पेसिफाइड नहीं हो, तो वहां पर हम हमेशा क्या बोलते हैं, रीजनेबल टाइम। टाइम स्पेसिफाइड हो तो विद इन स्पेसिफाइड टाइम, टाइम स्पेसिफाइड नहीं हो तो रीजनेबल टाइम में जब बंदा अपनी कंसेंट दे देगा, दैट मूवमेंट पे ही ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। लेकिन जब पैसा आएगा तब पैसे के आने से या नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सेल कैश भी होती है और क्रेडिट में भी होती है। ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी, अप्रूवल आने के बाद। सर मान लो रीजनेबल टाइम में उसने अप्रूवल नहीं दिया तो नो अप्रूवल विद इन स्पेसिफाइड या रीजनेबल टाइम। अगर स्पेसिफाइड या रीजनेबल टाइम में उसने अप्रूवल नहीं दिया तो भी ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं डीम्ड सेल। क्या बोलते हैं, डीम्ड सेल। मान लिया जाएगा कि सेल हो गई है। आपने कहा था 2 दिन में बताऊंगा, 2 दिन निकल गए, तुमने अभी तक बताया नहीं है, तो मैं क्या मान लूंगा कि तुमने उसको रख लिया है, तुमने उसको पसंद कर लिया है, सेल मान ली जाएगी। और थर्ड नंबर पॉइंट जो आता है ना, वो ये कहता है कि मैंने आपको किस पे दिया था, सेलर ने दिया किसको, बायर को। कब दिया, ऑन अप्रूवल। बायर ने अगर उसको यूज कर लिया, या बायर ने अगर उसको प्लेज कर दिया, या बायर ने उसको आगे क्या कर दिया, सेल कर दिया, इन तीनों ही केस में मान लिया जाएगा कि यहां से यहां ऑनरशिप क्या हो गई है, ट्रांसफर। मतलब कि मैंने आपको एसेट दिया, तुमने कहा सर 2 दिन में बताएंगे, पसंद आया नहीं है, शाम को जाके तुमने उस एसेट को क्या कर लिया, यूज करना स्टार्ट ही कर दिया, तो ऑनरशिप ट्रांसफर मान ली जाएगी। या तुमने उसको आगे प्लेज कर दिया, या तुमने उसको आगे क्या कर दिया बेटा, रीसेल कर दिया। तो तुमने चाहे उसको प्लेज कर दिया, यूज कर दिया, या क्या कर दिया, रीसेल कर दिया, दैट मोमेंट पर ऑनरशिप ट्रांसफर मान ली जाएगी, जिसको हम बोलते हैं सेल ऑन अप्रूवल। लेकिन सर एक बात बताओ, सेल ऑन अप्रूवल पे आपने किसी को चीज दे दी, एक एग्जांपल के तौर पे समझना, ए ने बी को दे दिया कोई एसेट सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर, समझ गए। और अभी जो माल दिया है वो क्रेडिट पे दिया है, किस पे दिया है, और उसने आगे क्या कर दिया, सी को बेच दिया, तो बताओ क्या होगा, सेल ऑन अप्रूवल में बताओ ऑनरशिप ट्रांसफर कब होती है, अगर बी ने आगे सी को बेच दिया तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब कि ऑनरशिप विल बी ट्रांसफर फ्रॉम, बोलो कहां, फ्रॉम बोलो ए टू बी और देन बी टू सी, समझ गए। तो ए से बी को देन कहां से ली जाएगी, तो ए टू बी देन बी टू सी, ऑनरशिप क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, समझ गए। अब मान लो इसी केस में इफ बी डिड नॉट पे टू ए, बताओ इस केस में क्या होगा, बी ने माल सी को बेच दिया और बी अब ए को पेमेंट नहीं करेगा, तो क्या होगा, क्या ए वापस सी के पास जाके वो गुड्स उठा के वापस लेके आ जाएगा। ध्यान रखना, ऑनरशिप ट्रांसफर होने के बाद आपके पास में गुड्स को वापस लाने के सारे राइट्स खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर ए वो गुड्स वापस सी से तो नहीं ला सकता, समझ लो ना, ए कैन नॉट शू टू सी और डिमांड गुड्स बैक। आप गुड्स को वापस नहीं मांग सकते हो, ना आप सी पे केस कर सकते हो, बट आप क्या कर सकते हो, बट ए कैन शू सी। आप किस पे केस कर सकते हो, सी पर केस कर सकते हो अपने पैसे को रिकवर करने के लिए। लेकिन आप सॉरी बी पे, सॉरी 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 सॉरी, आप किस पे केस कर सकते हो, बी पर केस कर सकते हो, लेकिन सी के पास जाके ना गुड्स वापस ला सकते हो, ना सी पर आप शू कर सकते हो। आप केवल और केवल किस पे शू कर सकते हो, बी पर। व्हाट द पॉइंट।
तो ऑनरशिप ट्रांसफर होने के बाद में आप यहां से वो चीज वापस लेके नहीं आ सकते। गॉट द पॉइंट? पक्का? अच्छा, एक सेकंड कंसेप्ट आता है जिसको समझने के लिए एक बात का जवाब देना। मैंने तुम्हें गुड्स दिया, तुमने आगे बेच दिया। जैसे तुमने आगे बेचा, अगर तुम मुझे पेमेंट नहीं करोगे तो मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे केस कोर्ट में केस। लेकिन क्या चीज वापस ला सकता हूँ? नहीं ला सकता। अच्छा एक बात बताओ, ए ने सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट टर्म्स। ए ने बी को माल बेचा है कैसे? क्रेडिट टर्म्स, फॉर 1 मंथ क्रेडिट, फॉर 1 मंथ क्रेडिट। 1 महीने क्रेडिट पे आपने बेचा। जैसे ही आपने क्रेडिट पे बेचा, बेच दिया ना, ऑनरशिप क्या हो गई? बताइए। इफ बी डिड नॉट पे आफ्टर 1 मंथ, अगर बी 1 महीने बाद पे नहीं करता है तो क्या गुड्स वापस लेके आ जाओगे? नहीं ला सकते। सेल होते ही ऑनरशिप क्या हो गई? ट्रांसफर हो गई। अब आपका गुड्स पे कोई राइट नहीं है। सेल होते ही बेटा क्या हो गई? ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई है। अब आपका गुड्स पे कोई राइट नहीं है। ओनली क्या कर सकते हो? ए कैन शू टू बी ओनली, केवल और केवल आप क्या कर सकते हो? बी पर केस कर सकते हो। गुड्स वापस नहीं ला सकते हो क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, चाहे वो कैश सेल्स हो चाहे वो क्रेडिट सेल्स हो। लेकिन सर हमारा तो पैसा आया ही नहीं, कुछ ही नहीं है, पैसा नहीं है, नहीं है, बस कोर्ट में क्या कर दो? केस कर दो। एक तरीका है, एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। इसको हम बोलते हैं कंडीशनल सेल। सेल फॉर कैश ओनली का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब यहां पर है किससे? ओनरशिप ऑफ गुड्स विल बी ट्रांसफर ओनली आफ्टर फाइनल पेमेंट। सेल फॉर कैश ओनली का मतलब क्या हो गया कि मैं आपको गुड्स दे रहा हूं और कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में साफ साफ लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में क्या लिखा हुआ है बेटा? साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं ऑनरशिप ट्रांसफर कब करूंगा? फाइनल पेमेंट आने के बाद। जब तक आप मुझे फाइनल पेमेंट नहीं करोगे मैं आपको ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करूंगा। दैट टर्म इज नोन एज सेल फॉर कैश ओनली। इन दैट केस बताइए क्या होगा? इन दैट केस क्या होगा? ए ने बी को, सेम एग्जांपल ये वाला, ए ने बी को क्या दे दिया? गुड्स दे दिया। लेकिन ध्यान रखना कौन सी शर्त पे दिया है? सेल फॉर कैश ओनली दिया है। और बताइए अगर बी पेमेंट नहीं करता है ए को, तो बताओ ए क्या करेगा? क्या ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है? नहीं। ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी? जब कैश आ जाएगा। तो अगर ए को पेमेंट नहीं मिलेगा तो ए क्या करेगा? गुड्स वापस उठा के लेके आ जाएगा। व्हाट द पॉइंट? तो मुद्दा ये हो गया कि दो होते हैं ये कौन से वाले? सेल ऑन अप्रूवल, और दूसरा होता है कौन सा? सेल फॉर कैश ओनली। ये आते हैं कंडीशनल के अंदर। किसके अंदर आते हैं? कंडीशनल के अंदर आते हैं। तो हमारा एग्जिस्टिंग में दोनों हो गए, मतलब एग्जिस्टिंग स्पेसिफिक के अंदर कंडीशनल भी हो गया और अनकंडीशनल भी आ गया। अब बात करते हैं किसके बारे में? टॉपिक एग्जिस्टिंग है। एग्जिस्टिंग में कौन सा वाला है? अनअसर्टेन। सर अनअसर्टेन होता क्या है? देखो तुमने मुझे बोला कि सर मुझे ये ही चाहिए, ये ही चाहिए, तो ये क्या है? स्पेसिफिक। तुमने कहा कि सर ऐसी 100 चाहिए। क्या चाहिए? 100। मैंने गोडाउन में 1000 पड़ी है, आप तो 100 मांग रहे हो, हमारे पास 1000 का स्टॉक है। तो उन 1000 में से तुम्हारे कितने हैं? 100। कौन से वाले 100 तुम्हारे हैं? पता नहीं ना कि उन 1000 में से 100 तुम्हारे वाले कौन से हैं। तो पता नहीं है ना, तो ये गुड्स कौन से वाले हैं? अनअसर्टेन। अनअसर्टेन। तो ध्यान रखना, अनअसर्टेन गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। ऑनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर।
अनअसर्टेन गुड्स की ऑनशिप ट्रांसफर नहीं होती। तो फिर अनअसर्टेन गुड्स की ऑनशिप ट्रांसफर कब होगी? तुमने कितने मांगे? 100। गोडाउन में कितने पड़े हैं? 1000। तो बताओ ये उन 1000 में से 100 की ऑनशिप ट्रांसफर कब होगी? जब मैं उन 1000 में से 100 को क्या कर दूंगा? अलग। तब होगी ना। अभी तक तो वो गुड्स क्या है? अनअसर्टेन्ड। जिस दिन वो गुड्स क्या हो जाएंगे? अलग निकाल दिए जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे? असर्टेन्ड। अब उनकी ऑनरशिप ट्रांसफर की जा सकती है। तो जिसको हम बोलते हैं क्या चीज? कि अनअसर्टेन्ड गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, बट ownership can be transfer after appropriation। लेकिन अगर इन गुड्स का क्या हो जाए? एप्रोप्रिएशन हो जाए तो इनकी ऑनरशिप क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। एप्रोप्रिएशन होते ही वो गुड्स क्या हो जाएंगे? नाउ बिकम, कौन से बन जाएंगे ये? असर्टेन्ड हो जाएंगे। असर्टेन्ड होते ही ऑनरशिप क्या हो जाएगी? ट्रांसफर। लेकिन सर एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का बेसिकली मतलब होता है, आपने कितने मांगे थे? 100। गोडाउन में क्या पड़े हैं? 1000। 1000 में से उन 1000 को क्या करना है? अलग करना है। उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? उन 1000 में से उन 100 को क्या करना? अलग करना। समझ गए ना? एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? बोलो। 1000 में से 100 को क्या करना? अलग करना, जिसको बोलते हैं सेपरेट करना। जैसे ही आप उन गुड्स का क्या कर दोगे? सेपरेशन फ्रॉम बल्क। बल्क मीन्स ढेर। उस ढेर में से जैसे इनको क्या कर दिया जाएगा? सेपरेट कर दिया जाएगा। क्या सेपरेट करना है बेटा? सेम गुड सेपरेट करने एज रिक्वायर्ड बाय बायर। सेम वही गुड्स अलग करने हैं जो बायर ने मांगे थे, इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन। जितना मांगा था अलग कर दिया। जिस डिस्क्रिप्शन का मांगा था आपने क्या कर दिया? अलग कर दिया। उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। तो वैसे तो अनअसर्टेन गुड्स की ऑनशिप ट्रांसफर नहीं होती, लेकिन ट्रांसफर हो जाएगी जब उनको क्या कर दिया जाएगा? सेपरेट। सेपरेट करने को क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन। क्या एप्रोप्रिएशन करना है बेटा? वही गुड्स जो बायर ने मांगे हैं। अब मुद्दा यह है कि एप्रोप्रिएशन करेगा कौन? तो लॉ कहता है कि बायर कर सकता है। मतलब कि बायर खुद आके गोडाउन में जाके उन 1000 में से 100 को अलग कर सकता है। लेकिन कैसे? बायर विद कंसेंट ऑफ सेलर। और सेलर भी अलग कर सकता है, लेकिन कैसे? विद कंसेंट ऑफ बायर। तो सेलर अलग कर सकता है बायर की कंसेंट से, बायर अलग कर सकता है कंसेंट से। किसकी? सेलर। और सेलर करेगा तो बायर की कंसेंट से। लेकिन सर क्वेश्चन ये है कि पहले वो कंसेंट लेगा या पहले गुड्स को अप्रोप्रिएट करेगा? जो आपकी कंसेंट होती है ना, उसके बारे में दो बातें याद रखना। कंसेंट एक्सप्रेस भी होती है और इम्प्लाइड भी होती है। और दूसरी बातें ध्यान रखना कि बिफोर और आफ्टर एप्रोप्रिएशन भी हो सकते हैं। मतलब कि पहले कंसेंट लेके बाद में अलग कर देना, या पहले अलग करके बाद में क्या करना? कंसेंट ले लेना। तो आपको अप्रोप्रिएट करना है कंसेंट के साथ। कंसेंट पहले और बाद में दोनों हो सकती है, और एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकती है। और मेन 5th कंडीशन याद रखना, जो क्या है? नोटिस टू बायर। आपने इस चीज की खबर किसको दे दी हो? बायर। तो गुड्स का एप्रोप्रिएशन हो जाएगा, और एप्रोप्रिएशन हो गया तो ऑनरशिप क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन 6 पॉइंट पे स्टार लगा रहा हूं, होना क्या चाहिए? अनकंडीशनल। होना क्या चाहिए? अनकंडीशनल। जैसे कि आपने गुड्स अप्रोप्रिएट कर दिए और बायर को भेज दिए। अब बायर कहता है भाई साहब 2 दिन में बताऊंगा पसंद आया या नहीं है। देन फिर ये वाले रूल नहीं लगेंगे। देन फिर आपको वापस वहीं जाना पड़ेगा, किस पे? सेल ऑन अप्रूवल।
या आपने गुड्स दे दिया है उसको सेल फॉर कैश ओनली, देन फाइनली आपको वापस यहीं आना पड़ेगा, यही वाली कंडीशन क्या करनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी। गॉट द पॉइंट। और एक लास्ट टॉपिक आता है जो फटाफट मैं आपको करवा देता हूं कि आपने गुड्स, एग्जाम्पल देता हूं, समझना, एग्जाम्पल समझ में आएगा। आप हो कौन, सेलर, इधर कौन बैठा है, बायर। बायर ने आपको क्या दिया, गुड्स का ऑर्डर। क्या दिया, गुड्स का ऑर्डर, टू बी सेंट थ्रू, टू बी सेंट थ्रू, जिसको हम बोलते हैं आपका ट्रांसपोर्टर। क्या बोलते हैं कि भैया मैं, मान लो बायर कहाँ बैठा है, दिल्ली में बैठा है, कहाँ बैठा है, दिल्ली में, और सेलर कहाँ बैठा है, मान लो बीकानेर में। समझ गए। तो बायर ने सेलर को ऑर्डर दे दिया कि भैया गुड्स कैसे भेज दो, ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज दो। किसके थ्रू भेज दो, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के लिए हम यहाँ पर जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है कैरियर। क्या होता है, कैरियर। कौन सा कैरियर, बायर अपना कैरियर खुद भेजेगा या सेलर अपने कैरियर के थ्रू भेजेगा। तो ये कैरियर जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं नॉर्मली कौन से, कॉमन कैरियर। सेलर बीकानेर में, बायर दिल्ली में। बायर ने सेलर को क्या दे दिया, ऑर्डर, और बोल दिया कि गुड्स कैसे भेजना है, कॉमन कैरियर के थ्रू। किसके थ्रू, तो सेलर ने गुड्स क्या किए, पैक, और ले जाके किसको दे दिए, टू कैरियर को, इसको बोलते हैं कॉमन कैरियर को दे दिए। अच्छा, कॉमन कैरियर ये माल किसको देके आएगा, बायर को पहुंचाएगा। कॉमन कैरियर माल किसको पहुंचाएगा, बायर को पहुंचाएगा। यस और नो। लेकिन जैसे ही आपने गुड्स कैरियर को दिए, आपने उसको बोल दिया कि बायर तक पहुंचाना है, तो क्या कैरियर वाला बायर को पहचानता है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि यही बायर है। तो जैसे ही आप गुड्स कैरियर को दोगे ना, तो कैरियर वाला एक रसीद, रिसिप्ट बनाएगा। उस रिसिप्ट का नाम होता है तुम्हारा क्या, बिल ऑफ लेडिंग। जैसे ही आप गुड्स हैंड ओवर करोगे किसको, कैरियर को, कैरियर वाला क्या बनाएगा, एक बिल ऑफ लेडिंग। ये बिल ऑफ लेडिंग वो किसको देगा, समझ गए ना, ये बिल ऑफ लेडिंग वो दे देगा किसको, सेलर को। और सेलर बाद में ये जो बिल ऑफ लेडिंग है ना, वो भेज देता है बायर को। सेलर सेंड दिस बिल ऑफ लेडिंग टू बायर। कैसे भेजेगा, बाय पोस्ट। समझ गए। अब जो बायर है ना, जैसे ही वो ट्रक वहां पहुंचेगा तो बायर उसको क्या दिखाएगा, कैरियर को, वो बिल ऑफ लेडिंग। और कैरियर वाला वो बिल ऑफ लेडिंग देखने के बाद वो गुड्स किसको हैंड ओवर कर देगा, बायर को हैंड ओवर कर देगा। तो बताइए ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी। सारा मूवमेंट बता दिया। इधर से ऑर्डर आ गया, आपने गुड्स को क्या कर दिया, पैक कर दिया। पैक करके आपने कैरियर को दे दिया, कैरियर ने आपको बिल ऑफ लेडिंग दिया। वो बिल ऑफ लेडिंग आपने पोस्ट के थ्रू बायर को भेज दिया। बिल ऑफ लेडिंग बायर के पास जा चुका है। जैसे ही बायर के पास में वो कॉमन कैरियर के थ्रू गुड्स पहुंचेंगे, तो बायर कॉमन कैरियर को क्या दिखाएगा, बिल ऑफ लेडिंग। और बिल ऑफ लेडिंग दिखाने के बाद कॉमन कैरियर क्या कर देगा, गुड्स बायर को दे देगा। बताइए ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी। अब मुद्दा ये है कि इससे फर्क क्या पड़ता है, ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी। सुनना मेरी बात, रास्ते में माल जल गए तो, अगर ऑनरशिप ट्रांसफर हो रखी है तो फिर लॉस कौन भुगतेगा, बायर, क्योंकि ऑनर ही लॉस भुगतता है। और अगर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं है तो लॉस कौन भुगतेगा, सेलर, क्योंकि सेलर ही फिर उसका क्या है, ऑनर है। तो फिर लॉस कौन बियर करेगा, बायर या सेलर। तो इसका रूल क्या है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी बताइए। नॉर्मली, नॉर्मली ओनरशिप ऑफ गुड्स विल ट्रांसफर टू बायर व्हेन सेलर हैंड ओवर, सेलर हैंड ओवर गुड्स टू कॉमन कैरियर। जैसे ही सेलर ने गुड्स हैंड ओवर कर दिया किसको, कॉमन कैरियर को, दैट मूवमेंट पे ऑनरशिप क्या हो जाएगी,
ट्रांसफर हो जाएगी, बट इस रूल का एक्सेप्शन है। क्या है इस रूल का? एक क्या है एक्सेप्शन? इस रूल का एक्सेप्शन क्या है सुनना। नॉर्मली तो ऐसा होता है कि जैसे ही आपने कुछ कॉमन कैरियर को दे दिए, दैट मूवमेंट पे ही ऑनरशिप क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। अब रास्ते में जल भी गया तो लॉस किसका होगा? बायर का होगा। लेकिन इस रूल का क्या है? एक्सेप्शन है, जिसका नाम है रिजर्वेशन टू राइट ऑफ डिस्पोजल। रिजर्वेशन टू राइट ऑफ डिस्पोजल इस एक्सेप्शन का नाम है। रिजर्वेशन टू राइट ऑफ डिस्पोजल क्या होता है समझना। रिजर्वेशन टू राइट ऑफ डिस्पोजल दो सिचुएशन में होता है। कब होता है? जैसे ही सेलर ने गुड्स किसको दिए? सीसी। सीसी कौन है? कॉमन कैरियर। वहां पर सेलर ने उसको एक इंस्ट्रक्शन दिया है। क्या दिया है? सेलर ने गुड्स दे दिए कॉमन कैरियर को, साथ में क्या दिया है? इंस्ट्रक्शन दे दिया कि नॉट टू डिलीवर until order of seller और his एजेंट, कि जब तक मैं या मेरा एजेंट ना बोले तब तक आप माल बायर को हैंडओवर मत करना। मतलब कि भले ही मैंने गुड्स कॉमन कैरियर को दे दिए हैं, लेकिन कॉमन कैरियर वो गुड्स बायर को कब तक नहीं देगा? जब तक सेलर या उसका एजेंट उसको ऑर्डर ना दे। मतलब कि अभी भी गुड्स किसकी कंट्रोल में है? सेलर की कंट्रोल में। तो यहाँ पर ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी? यस बोलो। ownership will be transfer only after order of seller और his agent। जब सेलर या उसका एजेंट ऑर्डर देगा ना, तभी उसकी ऑनरशिप क्या होगी? ट्रांसफर होगी। तो बेसिकली ये कंडीशन हो गई। क्या हो गई? कंडीशन, कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक तुम बायर को कुछ हैंड ओवर मत करना। तो यहाँ ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी? वो कंडीशन फुलफिल हो जाने के बाद। समझ गए ना? तो इस रूल के दो एक्सेप्शन है। इसको हम बोलते हैं रिजर्वेशन टू राइट ऑफ डिस्पोजल। जिसका फर्स्ट क्या आता है कि सेलर ने गुड्स तो दे दिए कॉमन कैरियर को, लेकिन इंस्ट्रक्शन दे दिया। क्या इंस्ट्रक्शन दे दिया? कि जब तक मैं या मेरा एजेंट ना बोले तब तक वो गुड्स आप बायर को हैंडओवर नहीं करेंगे। तो ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी? जिस दिन सेलर कॉमन कैरियर को ये बोल देगा कि नाउ आप गुड्स बायर को हैंडओवर कर दो, दैट मूवमेंट पे ही ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। उससे पहले ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। इसका एक्सेप्शन नंबर बी, मतलब कि रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल में दो आते हैं, फर्स्ट और सेकंड। सुनना मेरी बात। सेलर ने, बताओ बेटा, गुड्स किसको दिए? सीसी। सीसी ने बदले में इसको क्या दिया था? बिल ऑफ लेडिंग। अब सेलर ने क्या किया? सेलर ने ये बिल ऑफ लेडिंग प्लस बिल्स ऑफ एक्सचेंज दोनों क्या कर दिए? सेंड टू बायर। सेलर ने बायर को क्या भेजा है? एक तो बिल ऑफ लेडिंग और साथ में क्या लगा दिया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। समझते हो बिल्स ऑफ एक्सचेंज? जो बायर के लिए क्या बन जाएगा? बिल्स पेबल। और सेलर के लिए क्या बन जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। तो जिस दिन उसने बिल ऑफ लेडिंग के साथ में बिल्स ऑफ एक्सचेंज लगा के बायर को भेज दिया, तो ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी? बोलो। ownership will transfer when buyer accept such bill of exchange। जिस दिन बायर क्या कर देगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेगा, दैट मोमेंट पे क्या हो जाएगी? ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। गॉट द पॉइंट? ये सारा कंसेप्ट हो गया। आ जाइए फटाफट स्टडी मेट से मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा पॉइंट कहाँ लिखा गया है। आगे, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी? वो दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला, गुड्स के आइडेंटिफिकेशन पर। एग्जिस्टिंग गुड्स हैं, फ्यूचर गुड्स हैं, स्पेसिफिक है, अनसर्टेन्ड है या असर्टेन्ड है, एक तो उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा पार्टीज के इंटेंशन पे। इंटेंशन का मतलब कंडीशनल है या अनकंडीशनल है।
अब प्रॉपर्टी जब बात करते हैं स्पेसिफिक गुड्स की, वो कब ट्रांसफर होती है? 19 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है? व्हेन देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स प्रॉपर्टी इन देम ट्रांसफर टू बायर, जब वो दोनों आपस में क्या करते हैं? इंटेंट टू बी ट्रांसफर। इंटेंट का मतलब क्या होता है? जितनी वो ट्रांसफर करना चाहते हैं, आज चाहते हैं तो आज होगी, कल चाहते हैं तो कल होगी। बात सुना आगे। लेकिन इसे पता कैसे लगेगा आज चाहते हैं कल चाहते हैं? वो तो पता लगेगा फॉर द पर्पज ऑफ अ सर्टेन इंटेंशन। इंटेंशन पता लगेगा कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को ध्यान रखने के बाद, उनके कंडक्ट को ध्यान रखने के बाद, और सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। तो सर एग्जैक्ट आंसर बताओ। एग्जैक्ट आंसर यहां से आता है। पहला, स्पेसिफिक गुड्स कौन सा वाला है? डिलीवरेबल स्टेट। तो स्पेसिफिक गुड्स कौन सा वाला? डिलीवरेबल स्टेट बताया था मैंने आपको। स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट ये आता है तुम्हारा सेक्शन नंबर 20। क्लियर है? उसके बाद में आता है तुम्हारा कौन सा, जो अभी डिलीवरेबल स्टेट पे नहीं है, ये कौन सा आता है तुम्हारा? सेक्शन 22। और थर्ड नंबर आता है कौन सा? गुड्स वैसे तो डिलीवरी स्टेट पर है, लेकिन सेलर को अभी तक कुछ करना बाकी है, टू असर्टेन द प्राइस। याद है क्या? कारपेट ले डाउन करना, समझ गए ना? और उसको मशीन को क्या करना? इंस्टॉल करना। तो ये था सेक्शन नंबर कौन सा? सॉरी, वो 21 था आपका। ये था 21 और ये है सेक्शन 22। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है कौन सा? अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर कब होती है? एप्रोप्रिएट होने के बाद। और एप्रोप्रिएशन की सारी शर्तें मैं आपको बता चुका हूं। बोलो बेटा। एप्रोप्रिएशन सारी शर्तें कहां बताई थी मैंने आपको? ये रहा। ये था तुम्हारे पास सेक्शन 23 का सबसेक्शन 1। एप्रोप्रिएशन का सारा आ गया जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है कौन सा? कैरियर। अभी मैंने आपको बताया 23 का सबसेक्शन 2। ये जो मैंने आपको कॉमन कैरियर बताया था 23 का सबसेक्शन 2 हो गया बेटा। अब मैं पढ़ाऊंगा नहीं इनको, मैं सारी बातें समझा दी है आपको। नेक्स्ट नंबर आता है टॉपिक कौन सा? सेंड ऑन अप्रूवल और सेल फॉर रिटर्न ओनली, जिसका लिए हमने आपको सेक्शन 24 बताया था। सेल ऑन अप्रूवल। तो ये रहा तुम्हारे पास कौन सा सेक्शन नंबर 24। और एक टॉपिक मैंने आपको बताया था सेल्स फॉर कैश ओनली, तो वो भी 24 का ही पार्ट है, उसके लिए कोई सेपरेट सेक्शन नहीं है, ठीक है ना? और एक आता है रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। तो मैंने आपको साथ साथ में एक टॉपिक बताया था अभी, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल कहाँ कहाँ होता है। ये जो सारी बातें हैं कहाँ लिखी गई है? सेक्शन 25 में। दो सिचुएशन बताए थे, ये सिचुएशन आपको एज इट इज सेक्शन 25 में मिल जाएंगे। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा कौन सा? सेक्शन 26। सेक्शन 26। एक सेकेंड। हाँ जी, टॉपिक कौन सा आ गया हमारे पास? सेक्शन 26। बताओ, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, चाहे वो फायर से या थेफ्ट से या किसी भी रीजन से, तो वो लॉस कौन बियर करेगा? जो भी उन गुड्स का ऑनर होगा। तो सेक्शन 26 सिंपल लैंग्वेज में क्या कहता है बेटा? सेक्शन 26 सिंपल लैंग्वेज में कहता है ओनली ऑनर विल बियर लॉस या रिस्क। रिस्क किसका होगा? ऑनर का होगा। अच्छा एक बात बताओ, सेलर ने गुड्स क्या कर दिए? सोल्ड कर दिए। किसको? बायर को। तो जैसे ही सेलर ने गुड्स बायर को बेचा, बताओ ऑनरशिप क्या हो गई? बोलो क्या हो गई? ट्रांसफर। तो बताओ रिस्क भी क्या हुआ? ट्रांसफर। तो हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि जो रिस्क होता है प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी का मतलब एट फर्स्ट साइट, जनरली ट्रांसफर हो जाता है किसके साथ? ऑनरशिप के साथ। तो जिसके पास में क्या जाएगी? ऑनरशिप, रिस्क भी उसी का माना जाएगा। लेकिन इस रूल के क्या है? एक्सेप्शन है। फर्स्ट बेलमेंट। बताइए।
तुम मुझसे गुड्स लेके गए हो ऑन अप्रूवल, तुम गुड्स ले गए ऑन अप्रूवल, क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो गई? तो क्या तुम उन गुड्स का प्रॉपर केयर नहीं करोगी, ले जाके तोड़ दोगी, तो लॉस किसका होगा फिर? ऑनर तो फिर मैं हूं भैया। मैंने अगर आपको वो एसेट दिया है, किस पे दिया है? ऑन अप्रूवल दिया है, तो ऑनर तो मैं हूं ना। अभी तक तो ऑनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं है, यस और नो? तो जब ऑनरशिप ट्रांसफर होगी तब क्या रिस्क ट्रांसफर होगा? अगर तुम सेल ऑन अप्रूवल पे ले जाते हो, तुमने अभी तक ऑनरशिप नहीं ली है, उससे पहले तुम उन चीज को तोड़ दो, तो फिर लॉस किसका होगा? समझ गए बात ना? तो इसका एक एक्सेप्शन आता है, बेलमेंट। बेलमेंट क्या कहता है? बेली बेली विल बियर लॉस। लॉस कौन भुगतेगा? बेली। बेली का मतलब क्या होता है? तुम हो बायर, मैं हूं सेलर। तुमने मेरे से गुड्स खरीद लिए, माल पैक किया हुआ है, मैंने कहा भाई साहब ले जाओ, बिल विल कट गया, तुमने खरीदने के लिए तैयार हो गए, बताओ ओनरशिप क्या हो गई? ट्रांसफर। तुमने कहा भाई साहब कल लेके जाएंगे, तो जब तक तुम कल तक लेके नहीं जाओगे तब तक तो गुड्स मेरे पास पड़ा है, वो कहलाता है बेलमेंट। और मुझे प्रॉपर केयर करना पड़ेगा। अगर मैंने प्रॉपर केयर नहीं रखा अगर मैंने प्रॉपर केयर नहीं रखा तो लॉस किसका होगा? बेली का माना जाएगा। तुम मेरे से ऑन अप्रूवल ले गए, तो क्या तुम्हारे पास ओनरशिप आ गई? नहीं। फिर भी तुम्हें प्रॉपर केयर करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज बेलमेंट। अगर तुमने प्रॉपर केयर नहीं रखा तो लॉस किसका होगा? बेली का होगा। सेकंड नंबर एक्सेप्शन आता है डिले। क्या आता है? डिले। मैंने गुड्स पैक कर दिए, आपको दे दिए, मैंने कहा मैडम माल तैयार है ले जाओ, भाई साहब माल तैयार है ले जाओ, ऑनरशिप क्या हो गई? तुमने कहा भाई साहब कल लेके जाएंगे, मैंने कहा कल ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तुम लेके नहीं जा रहे हो। मैं तो उन गुड्स को प्रॉपर केयर करूंगा नहीं करूंगा? लेकिन मैं कितना भी केयर कर लूं, कहीं गुड्स का नेचर ऐसा होता है कि वो गुड्स धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। अब तुम 2 महीने बाद आके बोलते हो मेरे गुड्स दे दो, मैंने कहा भाई साहब खराब हो गए, तो मुझे क्या कह रहे हो? लॉस भुगतो। मैं नहीं भुगतूंगा। बेलमेंट। बेलमेंट था, मैंने प्रॉपर केयर किया था, लेकिन डिले आपने किया है। तो जो पार्टी क्या करेगी? डिले करेगी, ही विल बियर द लॉस। दैट वाज द होल कंसेप्ट ऑफ सेक्शन 26। आप पढ़ना इसको, कोई डाउट हो पूछ लेना। सेक्शन 27 to 30। सेक्शन 27 to 30 जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ टाइटल। टाइटल का मतलब क्या होता है बेटा? ऑनरशिप। मुझे बताओ, यहाँ पर ये मोबाइल पड़ा है, क्या मैं इसको किसी और को बेच सकता हूँ? बेच सकता हूँ, मेरा है। मेरे पास माइक पड़ा है, इसको मैं चाहूँ तो किसी और को बेचना तो बेच सकता हूँ, नहीं बेच सकता हूँ? बेच सकता हूँ, क्योंकि मेरा है। मान लो मैं वीडियो पॉज करके 2 मिनट बाहर चला जाता हूँ पानी पीने के लिए, पीछे से तुम मोबाइल बेच दो, ये आईपैड बेच दो, लैपटॉप बेच दो, कैमरा बेच दो, तो क्या खरीदने वाले को ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी? तो मुद्दा ये होता है कि ऑनरशिप केवल कौन ट्रांसफर कर सकता है? जो उसका ऑनर होता है, ट्रू ऑनर होता है। तो टॉपिक आता है कि ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ऑनर। क्या जो बंदा किसी एसेट का ऑनर नहीं है, क्या वो उसको बेच सकता है? मैं सोच रहा हूँ लाल किला बेच दूं, मैं सोच रहा हूँ कि मोहल्ले में जितनी गाड़ियां खड़ी है उन सबको बेच दूं, मैं सोच रहा हूँ जितनी कारें खड़ी है सबको बेच दूं। तो केवल और केवल कौन बेच सकता है? जो उसका ट्रू ऑनर होता है। ओनली ट्रू ऑनर कैन ट्रांसफर द ओनरशिप। ओनली ट्रू ऑनर कैन ट्रांसफर द ओनरशिप। ओनरशिप केवल कौन ट्रांसफर कर सकता है? जो उसका ट्रू ऑनर होता है। तो यहाँ एक लैटिन वर्ड आता है, नेमो डेट कोड नॉन हबिट, मतलब कि नो वन कैन गिव व्हाट ही डज नॉट गुट। जिसके पास जो चीज है ही नहीं, आप वो चीज किसी और को दे भी नहीं सकते। मतलब बात हो रही है यहाँ ऑनरशिप को लेके, किसको लेके? ऑनरशिप को लेके, कि अगर आपके पास में किसी एसेट की ऑनरशिप है ही नहीं, तो वो एसेट आप किसी और को ट्रांसफर भी कर नहीं सकते हो। मतलब कि ऑनर ही क्या कर सकता है? ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। तो मतलब ये हो गया कि ओनली ट्रू ऑनर कैन ट्रांसफर ऑनरशिप। सेक्शन कौन सा है बेटा? 27। ओनली ट्रू ऑनर कैन ट्रांसफर द ओनरशिप। केवल और केवल ट्रू ऑनर ही ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन इस रूल के क्या होते हैं?
एक्सेप्शन। क्या कह रहा हूं सुनना, सिंगल वर्ड में क्या कह रहा हूं सुनना। जो सेलर है ना वो है नॉन ओनर। कौन है? नॉन ओनर। बट जो बायर है ना वो है बोनाफाइड। क्या है? सेलर तो है नॉन ओनर बट बायर कौन है? बोनाफाइड है। लॉ कहता है कि सेलर अगर नॉन ओनर है बट बायर क्या है? बोनाफाइड है, तो लॉ कहता है ओनरशिप विल बी ट्रांसफर। ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब सेलर ओनर नहीं है बट खरीदने वाला कौन है? बायर कौन है? बोनाफाइड है। तो लॉ क्या कहता है? ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब कि मैं अगर कुछ भी बेचूं इसका मैं ओनर ही नहीं हूं बट खरीदने वाला क्या हो? बोनाफाइड हो, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना एक्सेप्शन के भी क्या होते हैं? एक्सेप्शन होते हैं, ये हैं एक्सेप्शंस टू एक्सेप्शन। मतलब के अपवाद के भी क्या है? अपवाद। एक्सेप्शंस हैं किसके? एक्सेप्शन के। मतलब क्या होता है? सेलर कौन है? नॉन ओनर। पर बायर कौन है? बोनाफाइड। तो बताओ ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? नो ओनरशिप विल ट्रांसफर इन केस ऑफ थेफ्ट और हायर परचेज। अगर सेलर के पास में कोई एसेट आया है, कहां से आया है? चोरी करके, वो अगर बोनाफाइड बायर को बेच दे तो भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। सेलर के पास जो एसेट आया वो कहां से आया है? हायर परचेज से। अगर वो उसे बोनाफाइड बायर को भी ट्रांसफर कर दे तो भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। तो जनरल रूल क्या है बेटा बताओ? ओनली ट्रू ओनर कैन ट्रांसफर ओनरशिप। लेकिन इस रूल के क्या होते हैं बेटा? कुछ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या कहते हैं? बोलो। एक्सेप्शन क्या कहता है? कि सेलर कौन है? नॉन ओनर है बट बायर कौन है? बोनाफाइड है, तो ओनरशिप क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। और एक्सेप्शन के भी यहाँ क्या दे रखे हैं? एक्सेप्शन। सेक्शन 27 पे आना। तो यहाँ पर 27 के अंदर एक्सेप्शन दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 एक्सेप्शन दे रखे हैं। यहाँ पर कितने दे रखे हैं? 9 एक्सेप्शन कवर्ड है। यहाँ 9 एक्सेप्शन हैं। इन 9 के 9 में सेलर कौन होगा? नॉन ओनर। लेकिन बायर कौन होगा? बोनाफाइड। ओनरशिप क्या हो जाएगी? पढ़ाए रखता हूँ, एक एक पॉइंट बताए रखता हूँ, समझ में आ जाएगा। आना। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कि माल बेचने वाला कौन है? एजेंट है। कौन है? एजेंट। एजेंट किसके बिहाफ पे काम करता है? प्रिंसिपल के बिहाफ पे तो काम करता है। अगर एजेंट बेच रहा है और खरीदने वाला कौन है? बोनाफाइड बायर है, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन मुद्दा यह है कि एजेंट के पास माल आया कहां से? प्रिंसिपल ने खुद दिया था, कहा था कि ले बेटा बेचो इसको, या दुकान का ताला तोड़ के निकला है? प्रिंसिपल ने दिया था। तो एजेंट अगर माल बेचता है तो बायर को ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। बट ये कहता है कि एजेंट के पास में गुड्स कहां से आया? कंसेंट ऑफ ऑनर से आया। और जो एजेंट काम कर रहा है उसका काम यही है, वो प्रिंसिपल के लिए यही काम करता है, ये उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। और तीसरा क्या कहता है? बायर कौन है? गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब बोनाफाइड है। समझ गए बात? सेकंड नंबर, सेल बाय जॉइंट ओनर। एक एसेट के दो मालिक थे। एक एसेट के दो मालिक थे। इनमें से एक बंदे ने क्या किया? वो एसेट किसी और को क्या कर दिया? बेच दिया। अच्छा, जिसने भी खरीदा है उसने किससे खरीदा? दोनों से खरीदा है या एक ओनर से खरीदा है? एक से खरीदा। लेकिन उसको क्या पता कि इस एसेट के दो ओनर हैं? अगर आपको पता नहीं है कि इस एसेट के कितने ओनर हैं, दो, आपने तो एक से खरीदा है ना, फिर भी आपको ओनरशिप क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। अगर आप कौन हो? बोनाफाइड बायर हो। कौन सा? बोनाफाइड। लेकिन मुद्दा ये है कि सब जब एक एसेट के दो मालिक हैं तो इसके पास वो एसेट आया कहां से? भाई एक एसेट के दो मालिक हैं, कौन कौन? ए और बी। और बेचा किसने? बी ने बेचा है। किसको बेच दिया? सी को।
तो मुद्दा ये है कि बी के पास आया कहां से, उसने क्या ए के घर पे ताला तोड़ के सामान निकाल के लेके गया था, या उसके पास में जो गुड्स आया वो ए की कंसेंट से है। तो अगर दो ऑनर हैं, इसको हम बोलते हैं जॉइंट ऑनर। लेकिन बी के पास गुड्स कहां से आया था, फ्रॉम द परमिशन ऑफ अदर को ओनर आया था, और वो अगर इसको क्या कर देता है, बेच देता है बोनाफाइड बायर को, तो ऑनरशिप क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। बस ना, देखो समझना, ए ने अपना कोई एसेट बेच दिया बी को, ए ने अपना एसेट क्या कर दिया, बी को बेच दिया। ए को पता लगा है कि बी ने उसके साथ क्या किया था, फ्रॉड। बताइए कॉन्ट्रैक्ट एट फ्रॉड के कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइडेबल। ए इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, वॉइडेबल है, वॉइड कर सकता है। अच्छा, ए ने अपना एसेट बी को बेच दिया, ए के साथ क्या हुआ था, फ्रॉड। ए के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल। ए ने जब इसको वॉइड किया, मैंने इसको वोट, मान लो ए ने वोट किया 25 तारीख को, पता लगा कि 23 को ही बी ने ये माल किसी और को आगे क्या कर दिया था, बेच दिया था। तो इसने तो वोट कब किया है, 25 को, और बी ने ये माल सी को बेच दिया था कब, 23 को। बताइए क्या सी के पास ऑनरशिप चली जाएगी, चली जाएगी, क्योंकि वोइडेबल के वोइड डिक्लेयर होने से पहले बेचा गया है, तो ऑनरशिप चली जाएगी। और यही अगर वोइडेबल हुआ हो 25 को और बेचा हो 28 को, तो फिर सी को ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, भले ही सी क्या हो, बोनाफाइड बायर हो। अब आपके पास ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि अगर एक पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ हो, तो उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल। आप उसको वॉइड करो, उससे पहले सामने वाले ने क्या कर दिया, अगर किसी बोनाफाइड को बेच दिया, तो उन गुड्स की ऑनरशिप क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ट्रांसफर। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, देखो ए है, उसने गुड्स बेच दिए किसको, बी को। इसने कहा भैया आधा घंटे में आता हूँ, 30 मिनट्स में आता हूँ लेने के लिए। उस 30 मिनट्स के दौरान उसने क्या कर दिए, सोल्ड टू सी। पहले उसने किसको बेचा, बी को। बी क्या कहता है कि आधे घंटे में आता हूँ माल लेने के लिए, और इस आधे घंटे के दौरान ए ने क्या कर दिया, वो माल सी को बेच दिया। तो अब ऑनर किसको माना जाएगा, पहले बी ने खरीदा, बी कहता है मैं ऑनर, और बाद में सी ने खरीदा, सी कहता है मैं ऑनर। तो ऑनर किसको माना जाएगा, सी को माना जाएगा, अगर सी क्या हो, बोनाफाइड हो। क्या हो, बोनाफाइड। लेकिन सर बेचा किसने, ए ने। कब बेचा ए ने, ए ने पहले किसको बेच दिया था, बी को। तो अब ऑनर कौन था, ए ने जब बी को बेच दिया तो ऑनर कौन था, बी। तो ए कौन बन गया, नॉन ऑनर। ए है नॉन ऑनर जिसने सी को बेच दिया। सी कौन है, बोनाफाइड बायर है। इन दैट केस ऑनरशिप विल बी ट्रांसफर टू बोनाफाइड बायर। भले ही ए के पास में बेचने की ऑनरशिप ना हो, तो सर बी का नुकसान हो गया ना। तो बी क्या करेगा बेटा, शू करेगा किस पे, ए पे, पैसा मांगेगा, डैमेज मांगेगा। लेकिन वो सी से कुछ वापस मांग नहीं सकता। लेकिन अगर सी बोनाफाइड नहीं होता, तो ए सॉरी बी अपना गुड्स डायरेक्ट किससे मांगता, सी से मांगता, और ए पर केस करके डैमेज मांगता। गुड्स किससे मांगता, सी से, और ए से क्या मांगता, डैमेज, अगर बोनाफाइड नहीं होता तो। अगला आता है, अच्छा यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स। लेकिन उसके पास में गुड्स का क्या पड़ा है, पोजीशन पड़ा है। क्या पड़ा है, पोजीशन। बताइए ए ने बी को गुड्स क्या किए, सोल्ड किए ऑन सेल ऑन अप्रूवल। बताइए बी के पास ऑनरशिप कब जाएगी, अप्रूवल देगा। उसने अभी तक अप्रूवल दी नहीं है और सी को बेच दिया, तो बताओ सी के पास ऑनरशिप ट्रांसफर होगी या नहीं होगी, हो जाएगी। तो क्या कहता है, सेल बाय बायर, ये है बायर, ऑब्टेनिंग पोजीशन, उसके पास में क्या आ गया था, पोजीशन मींस कब्जा आ गया था गुड्स का, बिफोर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मींस व्हाट, ऑनरशिप नहीं आई थी। ऑनरशिप आने से पहले ही आपने क्या कर दिया, किसी और को आगे बेच दिया, तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, हो जाएगी। अगर सेलर कौन हो, नॉन ओनर हो, बट बायर कौन हो, बोनाफाइड हो, तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन याद रखना, थेफ्ट और हायर परचेज में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, हायर परचेज में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। बस में आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है कौन सा, स्टॉपल। स्टॉपल क्या होता है समझना, ये माइक है,
ये प्रशांत सर के हैं, किसके हैं? प्रशांत सर के हैं। तुमने मुझे बोला, अच्छा प्रशांत सर इमेजिन करो यहीं बैठे हैं पास में, ये माइक किसके हैं? प्रशांत सर के। प्रशांत सर कहाँ बैठे हैं? पास में ही बैठे हैं। लेकिन तुम्हें क्या पता ये प्रशांत सर के हैं या मेरे हैं? तुम्हें तो क्या लगेगा मनीष सर यूज कर रहे हैं तो ये माइक किसके हैं? मनीष सर के हैं। तुमने मुझे बोला सर ये बेच रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ। तुमने कितने में? मैंने कहा 5000 में। ठीक, इसके बेच कौन रहा है? मैं कौन हूँ? नॉन ओनर। मैं बेच रहा हूँ। तो प्रशांत सर को क्या बोलना चाहिए था? ओए क्यों बेच रहा है? तू कौन सा मालिक है? क्या उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया? तो तुम क्या बन गए? बोनाफाइड। इसको हम बोलते हैं स्टॉपल। क्या बोलते हैं? स्टॉपल। स्टॉपल का मतलब होता है स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग। मतलब कि सेलर जो गुड्स बेच रहा है वो उसका ऑनर नहीं है, बट जो ट्रू ऑनर है वो उसको ऐसा करने से रोक नहीं रहा है। तो खरीदने वाला क्या बन गया? बोनाफाइड बायर। ऑनरशिप ट्रांसफर मान ली जाएगी। नेक्स्ट आता है सेल बाय अनपेड सेलर। वो अनपेड सेलर वाली यूनिट रिवाइज करेंगे तब साथ में कर लेंगे। और सेल बाय द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट, मतलब ये कुछ वो प्रोविजन है जो अदर एक्ट में लिखे गए हैं। बताइए एक कंपनी जब इंस्टॉलमेंट होती है तो कंपनी की प्रॉपर्टी कौन बेचता है? लिक्विडेटर। अच्छा प्रॉपर्टी का मालिक है कंपनी, बेच कौन रहा है? लिक्विडेटर। लिक्विडेटर ऑनर थोड़ा है। फिर भी वो एसेट बेच रहा है तो क्या बायर को ऑनरशिप ट्रांसफर मिल हो जाएगी? यस हो जाएगी। ये राइट उसके पास में है। जो लिक्विडेटर होता है उसको ये राइट कौन देता है बेटा? एनसीएलटी। कौन देता है? लिक्विडेटर को ये राइट देता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और अगर लिक्विडेटर ने वो एसेट किसी को बेचा है तो खरीदने वाले को क्या हो जाएगी? ट्रांसफर ओनरशिप। एक आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि फाइंडर ऑफ गुड्स, अगर आप फाइंडर ऑफ गुड्स हो, पेरिशेबल गुड्स हो, तो आप किसी और को आगे बेचना चाहो तो बेच सकते हो। समझ गए ना? तो फाइंडर ऑफ गुड्स भी क्या कर सकता है? ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। एक होता है पॉनी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है कि अगर मैंने कार के ऊपर बैंक से लोन ले लिया, अगर मैं बैंक को लोन का रीपेमेंट नहीं करूंगा तो बैंक क्या करेगी? कार को सीज कर देगी और बाद में क्या कर देगी? बेच देगी। तो क्या खरीदने वाले कौन से मिल जाएगी? मिल जाएगी पौनी। पौनी का मतलब क्या होता है बेटा? लेंडर ऑफ मनी। जो पैसा उधार देता है वो एसेट को गिरवी रख के पैसा उधार दे रहे हैं ऑन प्लेज ऑफ एसेट। अगर आप उसको लोन का रीपेमेंट नहीं करोगे तो वो प्रॉपर्टी क्या कर देगा? बेच देगा। एसेट को क्या कर देगा? बेच देगा। बस में आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा सेक्शन 31 टू 44। बताओ बेटा, टॉपिक दे रखा है तुम्हारा कौन सा? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस क्या होती है मुझे बताओ? सेलर और बायर दो ही लोग होते हैं। सेलर की परफॉर्मेंस क्या है? बायर को गुड्स डिलीवर करना। और बायर की परफॉर्मेंस क्या है? गुड्स को एक्सेप्ट करना और देन पे करना। तो सेलर और बायर की जो ये कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस क्या मानी जाएगी? परफॉर्मेंस होती है किसकी? सेलर की। बायर की क्या? सेलर का काम है गुड्स को डिलीवर करना और बायर का काम है उनको एक्सेप्ट करना और उनका पेमेंट करना। अब मुद्दा ये आता है कि सर डिलीवरी का मतलब क्या है? एक बात समझो, तुमने मुझे बोला कि सर मुझे पेंसिल चाहिए, मैंने आपको दे दी, ये कहलाती है एक्चुअल डिलीवरी। क्या कहलाती है? एक्चुअल डिलीवरी। तुमने मुझे बोला सर अपनी कार दो, तो मैं कार तो उठा के दूंगा नहीं, मैंने कार की चाबी ले जा, ये कहलाती है सिंबॉलिक डिलीवरी। तुमने कहा कि सर आपकी कार दो, मैंने कहा चाबी लोकेश के पास पड़ी है, लोकेश से बात कर ले, लोकेश दे देगा, ये है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एग्जाम्पल लेता हूँ, बिजनेस। क्या है? बिजनेस। बिजनेस में हमारे पास में होते हैं गुड्स। क्या होते हैं? गुड्स। तुमने मुझे बोला सर गुड्स चाहिए, मैंने कहा ये लो। कौन सी डिलीवरी हो गई? एक्चुअल डिलीवरी। तुमने बोला कि सर गुड्स चाहिए, मैंने कहा गुड्स पड़े हैं वेयर हाउस में। कहाँ पड़े हैं? वेयर हाउस में। और मेरे पास पड़ा है एक वेयर हाउस का सर्टिफिकेट। क्या पड़ा है? सर्टिफिकेट। तुमने क्या चाहिए? गुड्स। गुड्स कहाँ पड़े हैं? वेयर हाउस में। ये क्या है? वेयर हाउस का सर्टिफिकेट। मैंने कहा ये सर्टिफिकेट रख लो और जाके वेयर हाउस से माल उठा लेना। तो ये है सिंबॉलिक डिलीवरी। क्या है? सिंबॉलिक। और तुमने कहा सर गुड्स चाहिए, मैंने कहा वेयर हाउस फोन लगा देता हूँ तो बात कर लो। तुम कस्टमर हो, तुम्हें गुड्स चाहिए, मैंने कहा गुड्स कहाँ पड़े हैं? वेयर हाउस में, मैं फोन लगा देता हूँ, तुम डायरेक्ट वहां पर बात कर लो और वहां से उठवा लेना। कोई दिक्कत है तो बताओ। तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, वेयर हाउस वाले को भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर डिलीवरी मान ली जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पर बेसिकली डिलीवरी कितने टाइप की होगी बेटा? तीन टाइप की होगी। माल मांगा, माल दे दिया, एक्चुअल डिलीवरी। माल मांगा, वेयर हाउस का सर्टिफिकेट दे दिया, कौन सी डिलीवरी?
सिंबॉलिक डिलीवरी, आपने गुड्स मांगा, गुड्स पड़ा है थर्ड पार्टी के पास, मैंने आपसे उसकी बात करवा दी, आपने भी एक्सेप्ट कर लिया, थर्ड पार्टी ने भी क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो ये मान लिया जाएगा तुम्हारी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या माना जाएगा? डिलीवरी। सेलर की ड्यूटी क्या होती है? गुड्स को डिलीवर करना। बायर की ड्यूटी क्या होती है? एक्सेप्ट एंड पे करना। मुझे एक बात बताओ, जब तक पेमेंट नहीं होगा या जब तक गुड्स की डिलीवरी नहीं होगी, क्या ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी? हो जाएगी। ऑनरशिप का डिलीवरी एंड पेमेंट से कोई रिश्ता नहीं है, समझे? ऑनरशिप का डिलीवरी एंड पेमेंट से कोई रिश्ता नहीं है। आप याद करो, मैंने आपको क्या कहा था, अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट पर है, गुड्स कहाँ है? डिलीवरी स्टेट पर है, स्पेसिफिक गुड्स है, ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी? एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑनरशिप क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी ऑनरशिप। पेमेंट हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, माल लेके गया नहीं लेके गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन एक बात तो, बायर कह दे कि भाई साहब माल लेना तो है लेकिन लेके नहीं जाऊंगा, क्या ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी? बायर कहता है माल लेना तो है लेकिन पेमेंट नहीं करके जाऊंगा। सेलर कहता है कि माल बेचना तो है बट गुड्स की डिलीवरी नहीं करूंगा। तो मुद्दा यह है कि हम नॉर्मली कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, बट वहां पर दो इंप्लाइड कंडीशन है। क्या है? बोलने की जरूरत नहीं है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट। वहां पर दो इंप्लाइड कंडीशन है कि बायर का पेमेंट करने के लिए एग्री होना और सेलर का गुड्स को डिलीवर करने के लिए एग्री होना बहुत जरूरी है। जब तक सेलर गुड्स को डिलीवर करने के लिए और बायर पेमेंट करने के लिए रेडी नहीं है, तो कुछ भी हो जाए ऑनरशिप ट्रांसफर कभी होगी ही नहीं। ये कॉन्करेंट कंडीशन होती है, इंप्लाइड कंडीशंस होती है कि जब तक सेलर गुड्स डिलीवर करने के लिए और बायर पे करने की विलिंग नहीं है, तो किसी भी कंडीशन में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन हाँ, गुड्स की डिलीवरी अभी हो या बाद में हो, पेमेंट अभी हो या बाद में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अंतर ये है, समझने वाली बात क्या है कि सेलर का डिलीवर करने के लिए रेडी होना जरूरी है और बायर का पेमेंट करने के लिए रेडी होना जरूरी है। चाहे पेमेंट आज करे चाहे बाद में करे, चाहे गुड्स की डिलीवरी अभी हो चाहे बाद में हो, एग्री होना जरूरी है, जिसको बोलते हैं कॉन्करेंट कंडीशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है कौन सा? डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब क्या है? ये गुड्स आपको चाहिए, तो मैंने कुछ ऐसा किया जो करने के लिए हम दोनों क्या हुए थे? एग्री हुए थे। क्या एग्री हुए थे? तुमने कहा था सर मेरा बेटा आएगा वो लेके जाएगा, मैंने कह दिया ठीक है तुम्हारा बेटा आएगा ले जाएगा, तो तुम्हारा बेटा आके ले गया, क्या गुड्स की डिलीवरी हो गई? तुमने कहा सर मेरा ट्रक आएगा वो लेके जाएगा, तो ट्रक वाला आया ले गया, क्या गुड्स की डिलीवरी हो गई? तुमने कहा मेरा पड़ोसी आएगा वो लेके जाएगा, अरे भैया जो आपने कहा था हमने वैसा कर दिया, उसको डिलीवरी मान लिया जाएगा। या कुछ भी ऐसा करना जिसका इफेक्ट ये है कि गुड्स बायर के या उसके किसी ऑथोराइज बंदे के पोजीशन में चला जाए। कुछ भी ऐसा करना जो गुड्स है वो बायर या उसके किसी ऑथोराइज एजेंट के पोजीशन में चला जाए, उसको डिलीवरी मान लिया जाएगा। तुमने मुझे बोला था सर 100 kg गुड्स चाहिए, मैंने कहा रेडी है। क्या है? रेडी है। तुम इसमें से 50 kg ले गए, तुमने कहा बाकी 50 kg हम कल लेके जाएंगे, और कल तुम आते उससे पहले 50 kg गुड्स लॉस्ट बाय क्या हो गया? फायर हो गया। इसमें सेलर की कोई गलती नहीं है, लॉस कौन भुगतेगा? जो उसका ऑनर होगा। ऑनर कौन था? बायर। बायर भुगतेगा। लॉ कहता है कि इन दैट केस, ऐसी सिचुएशन में, यहाँ पर जब पार्ट डिलीवर हुआ था उसी को फुल डिलीवरी मान लिया जाएगा। इन दैट केस पार्ट डिलीवरी को बेटा क्या मान लिया जाएगा? फुल डिलीवरी मान लिया जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, बायर गुड्स लेने आएगा या सेलर माल पहुंचाने जाएगा? बायर गुड्स लेने आएगा या सेलर माल पहुंचाने जाएगा? जो पूछ रहा हूं एक जवाब दे दो। बायर गुड्स लेने आएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि सेलर पहुंचाने आएगा। तो अपार्ट फ्रॉम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है तो बात अलग है। सेलर ऑफ द गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर, सेलर तब तक माल डिलीवर नहीं करेगा जब तक बायर गुड्स लेने के लिए ना आ जाए। जब तक बायर गुड्स के लिए अप्लाई ना करे, सेलर गुड्स डिलीवर करने के लिए लायबल माना नहीं जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लेस ऑफ डिलीवरी। देखो मैं हूं बीकानेर से, कहां से?
तुम हो कहाँ से? दिल्ली से। हम दोनों एक मीटिंग के दौरान मिले। मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट का क्या दिखाया, सैंपल, तुम्हें पसंद आ गया, तुमने गुड्स का क्या दे दिया, ऑर्डर। अब मुद्दा ये है कि गुड्स की डिलीवरी कहाँ होगी? बीकानेर डिलीवरी होगी गुड्स की। सेलर बीकानेर आके माल लेके जाएगा, या बीकानेर दिल्ली जाके सेलर को माल देके आएगा? मतलब बीकानेर का जो सेलर है वो दिल्ली के बायर को जाके माल देके आएगा। मतलब कि दिल्ली का बायर लेने आएगा या बीकानेर का सेलर माल लेके जाएगा माल बेचने के लिए? तो क्या कहता है, when it is for the buyer to take possession of the goods or for seller to send them to the buyer is question depending on each case। बायर लेने आएगा या सेलर पहुंचाने जाएगा, ये तो फैक्ट टू फैक्ट, केस टू केस, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ नहीं है, तो गुड्स आर टू बी डिलीवर एट द प्लेस जहां पर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम वो गुड्स पड़े थे। बताओ, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे गुड्स कहाँ पड़े थे? मेरे पास तो सैंपल थे ब्रीफ केस में, गुड्स तो कहाँ पड़े थे? फैक्ट्री में, गोडाउन में। तो गुड्स की डिलीवरी कहाँ होगी? जहां पर वो गुड्स पड़े थे वहीं से गुड्स डिलीवर किया जाएगा। समझ गए ना? गुड्स एग्री टू बी सोल्ड आर टू बी डिलीवर एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। अगर एग्रीमेंट टू सेल हुआ था तो एग्रीमेंट टू सेल पर गुड्स कहाँ पड़े थे? एग्रीमेंट टू सेल कहाँ होता है? फ्यूचर गुड्स का होता है। फ्यूचर गुड्स के केस में गुड्स कहाँ थे? वहीं से उसका डिलीवरी होगा, फैक्ट्री में ही होते हैं, फैक्ट्री से डिलीवर होगा। और तीसरा क्या कहता है, अगर गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं है, बने हुए नहीं है, फ्यूचर गुड्स, तो उनका डिलीवरी कहाँ से होगा? जहां पर उन गुड्स को क्या किया जाएगा, मैन्युफैक्चर। अभी कहा था फैक्ट्री, तो अगर बने हुए थे तो जहां बने हुए पड़े थे गुड्स की डिलीवरी वहां से होगी, और अगर बने हुए नहीं है तो डिलीवरी वहां होगी जहां पर उन गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। क्लियर है? गुड्स की डिलीवरी का टाइम क्या होगा? तुम बायर हो, तुमने कहा खत्री जी गुड्स हमें 10 तारीख को पहुंचा देना, तो 10 तारीख को कितने बजे, मैं कितने बजे माल लेके आऊं? वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स टू बायर, बट टाइम फिक्स नहीं है। तो सेलर गुड्स को कब तक सेंड करेगा? रीजनेबल टाइम के अंदर। रीजनेबल टाइम की कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर गुड्स थर्ड पार्टी के पास पड़े हो, वेयर हाउस, तो क्या गुड्स की डिलीवरी होती है? दो तरीके से होती है। वेयर हाउस का सर्टिफिकेट पड़ा है तो सिंबॉलिक डिलीवरी, वेयर हाउस से बात करवा दूं तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो सकती है। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, सेलर डायरेक्ट गुड्स सेंड टू बायर करेगा या फर्स्ट बायर अप्लाई करेगा? पहले बायर अप्लाई करेगा या सीधा सेलर गुड्स सेंड करेगा? पहले बायर अप्लाई करेगा। अप्लाई का मतलब बायर फोन करके बोलेगा कि खत्री जी कहाँ भेजना है, कितने बजे भेजना है। पहले कौन अप्लाई करेगा? बायर फोन करके बताएगा कि कहाँ भेजना है और कितने बजे भेजना है। कौन फोन करेगा? बायर। कितने बजे फोन करेगा और कहाँ फोन करेगा? देखो, एक तो मेरे घर पे फोन करके मुझे घर पे बताएगा, या फैक्ट्री में फोन करके बताएगा। और फैक्ट्री में बताएगा तो कितने बजे बताएगा? रात को 10 बजे के बाद, जब सारा स्टाफ चला जाता है। तो क्या कहता है, डिमांड और टेंडर और डिलीवरी ट्रीटेड एज इनइफेक्चुअल। आपकी डिमांड को इनइफेक्टिव मान लिया जाएगा अनलेस आपने वो डिमांड रीजनेबल टाइम पर नहीं रखी। लेकिन रीजनेबल टाइम की कोई डेफिनेशन नहीं है। कई फैक्ट्रीज 24/7 ऑपरेट होती है, तो वहां पर कस्टमर का फोन 24/7 आता है। और कई फैक्ट्री ऐसी होती है जो सनराइज के बाद खुलती है और सनसेट से पहले बंद हो जाती है। तो आप कितने बजे फोन करोगे? सनराइज और सनसेट के बीच में। डिलीवरी के खर्चे कौन उठाएगा? सेलर उठाएगा, अनलेस उसने बायर को पहले से बता रखा हो। मैंने बायर को पहले से बोल रखा हो कि गुड्स 50 लाख का है, 2 लाख एक्स्ट्रा डिलीवरी के, बता रखा है तो बात अलग है। अगर नहीं बता रखा है तो 50 लाख में सब कुछ इंक्लूड मान लिया जाएगा, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो तुम्हारा सेकेंडरी पैकिंग हो। क्या हो? सेकेंडरी पैकिंग हो। तो वो सारे खर्चे सेलर उठाएगा अनलेस उसने बायर को पहले से बता रखा हो। तो समझ गए? और नेक्स्ट टॉपिक आता है, टॉपिक नंबर 9, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, सेक्शन 37। याद रखना सेक्शन 37 बहुत जरूरी है एग्जाम के अंदर। देखो, बायर ने ऑर्डर दिया था 1000 kg का,
10 पर, 10 रुपए की रेट पर। गुड्स डिलीवर्ड, आपने क्या मांगा था? 1000 kg गुड्स। क्या मैं कहता हूं कि आपने हाफ शर्ट मांगे थे। समझ गए? हाफ शर्ट जो मैंने पहना हुआ है, आपने केजी में कैसे हो सकता है पागल? 1000 के है, यूनिट्स है। 1000 के है, यूनिट्स है। आपने 1000 यूनिट्स मेरे से मांगे थे। 10 रुपए का कैसे हो सकता है? इतने गरीब थोड़ा ना हूं मैं। मान लो 100 रुपए का है, बहुत गरीब हूँ। तुमने मेरे से क्या मांगे हैं? बायर ने ऑर्डर दिया है 1000 शर्ट्स, और कितने का एक है? 100 रुपीज का एक है। अब क्या हो सकता है? हो सकता है कि जो गुड्स डिलीवर हुए वो कितने हुए? 800। ये हो सकता है कि गुड्स डिलीवर कितने हुए? 1200। बताओ पहले वाले केस में आप क्या करोगे? एक्सेप्ट कर लो कितना? 800। एंड कितना पे कर दो? ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा देखोगे तो 1 लाख रुपए का है। तो क्या पूरे 1 लाख दे दोगे क्या? पे कर दो क्या हिसाब से? 100 की रेट के हिसाब से 80,000। और रिजेक्ट, आप क्या कर सकते हो? रिजेक्ट, 800 के 800 लौटा सकते हो कि नहीं चाहिए भाग जा। तो मना क्यों कर रहे हो? 800 तो रख लो। 200 कम पड़ गए। अब कहाँ से मंगाओगे 200? कहीं और से। होता क्या है कि जब हम होलसेल में खरीदते हैं ना, इनका एक लॉट साइज होता है कि इससे कम माल सप्लाई नहीं होगा। मान लो सामने वाले का भी लॉट साइज अगर 1000 हो तो, अच्छा सामने वाला 200 सप्लाई कर रहा हो तो मैं 800 ये रख लूंगा, सामने वाले से 200 मंगा लूंगा। लेकिन सामने वाला शर्त रख दे कि नहीं भैया 1000 का ही लॉट होगा, तो 800 ये आ गए, 1000 वहां से आ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 1800 हो जाएंगे ना। नहीं चाहिए, ले जा। अच्छा मान लो 1200 आ गए तो एक्सेप्ट कर लो कितना? 1000। और रिटर्न कर दो कितना? 200। और पे क्या रेट पे करोगे? 100 के हिसाब से। समझ गए? क्या मैं एक्सेप्ट 1200 के 1200 कर सकता हूँ क्या? कर सकते हो। और पे कर देना क्या के हिसाब से? 100 के हिसाब से। क्या मैं रिजेक्ट होल कर सकता हूँ क्या? यस, सारा लौटा सकता हूँ। सारा क्यों लौटाना है सर? सारा इसलिए लौटाना है कि कई बार क्या होता है कि गुड्स आता है ना, वो आता है कंटेनर्स में। अब एक बार कंटेनर खुल जाता है, आप सोचो उसमें 1000 निकाल लूं और 200 वापस लौटा दो। कैसे लौटा दोगे 200 वापस? कंटेनर तो खुल गया, वापस पैक कैसे करोगे? केवल इस एग्जाम्पल को मत देखो, ओवरऑल बात करते हैं, लॉस सबके लिए सेम है। कई बार क्या होता है 1200 आ गए, अब 1000 निकालोगे कैसे उसमें से? पहली बात तो ये बताओ। और एक बार कंटेनर अगर आपने खोल लिया तो वापस पैक कैसे करोगे 200 के लिए? तो वहां पर आप चाहो तो सारा का सारा क्या कर सकते हो? रिजेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम आती है कि उसने 500 तो हाफ शर्ट भेज दिए और 500 कौन से भेज दिए बेटा उसने आपको? फुल शर्ट भेज दिए। बताओ इन दैट केस क्या करोगे? तो 500 हाफ शर्ट तो क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे और पेमेंट कर देंगे क्या रेट पर? 100। बाकी 500 फुल शर्ट क्या कर देंगे बेटा? रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन सर क्या आप 1000 एक्सेप्ट कर सकते हैं? लड़ोगे मरोगे रेट को लेके, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या रेट फाइनल हुई थी? 100 रुपए। अब बताओ वो तो हाफ शर्ट की थी, फुल का कितना पेमेंट करोगे? सर थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा लगा है, 10-20 रुपए जोड़ लो। तुम चाहोगे, बायर चाहेगा 120, सेलर चाहेगा 150। लड़ोगे मरोगे? नहीं मरोगे, लड़ोगे ना। तो 1000 एक्सेप्ट कर सकते हो क्या? नहीं। एज पर लॉ नहीं कर सकते हो, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पर्संस। लेकिन अगर आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, नया नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, तो फिर लॉ कहता है हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उस सेम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एक्सेप्ट किया नहीं जा सकता। लेकिन तुम आपस में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो तो फिर लॉ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? अच्छा मैंने है ना, मैंने क्या मंगाया था? राइस। क्या मंगाया था? राइस, होल ग्रेन।
समझते हो, होल ग्रेन साबुत पीस, उसने क्या कर दिया इसके अंदर, देखो होल ग्रेन होता है जिसमें चावल का पूरा दाना होता है, मैंने होल ग्रेन मंगाया था 1000 kg, उसने क्या कर दिया जब मुझे गुड्स भेजा, उसने होल ग्रेन प्लस अदर जो ग्रेन होता है ना, छोटा पार्ट टुकड़ा, वो क्या कर दिया था, मिक्स कर दिया था। अब आप क्या करोगे, निकाल लेंगे ना सर, अलग अलग कर लेंगे, तो वहां अलग होना पॉसिबल नहीं है, वहां पर क्या करना पड़ेगा, होल रिजेक्ट ही करना पड़ेगा, वहां पर सारा एक्सेप्ट किया नहीं जा सकता। गॉट द पॉइंट। क्या कहता है स्टडी मटेरियल, ये सारा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, एग्जांपल दे दे के पूरा कर लेना। क्या इंस्टॉलमेंट डिलीवर के लिए रिक्वेस्ट की जा सकती है, हाँ। क्या फोर्स डाला जा सकता है, नहीं। ना तो सेलर बायर को फोर्स डाल सकता है कि आपको इंस्टॉलमेंट में लेना पड़ेगा, रिक्वेस्ट कर सकता है, बायर मान जाए तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज फिर आप उसको फोर्स नहीं डाल सकते हो, ना बायर बाउंड है कि वो माल की डिलीवरी कैसे ले इंस्टॉलमेंट में। अगर माल आप इंस्टॉलमेंट बेचते हो, जबकि पहले बात ऐसे नहीं हुई थी, पहले माल की इंस्टॉलमेंट डिलीवरी की बात, अगर अब आप इंस्टॉलमेंट माल भेज रहे हो तो बायर क्या कर सकता है, गुड्स को रिटर्न कर सकता है, क्योंकि कर सकता है, ऑप्शन है, आप उसको इंस्टॉलमेंट डिलीवरी लेने के लिए फोर्स कर नहीं सकते। अच्छा, जैसे ही माल कॉमन कैरियर को दिया, ओनरशिप क्या हो जाएगी, ट्रांसफर, एक्सेप्ट रिजर्वेशन टू राइट ऑफ डिस्पोजल। अगर रास्ते में गुड्स डिटोरिएट होते हैं तो लॉस कौन भुगतेगा, बायर। ये जो रास्ते में जो लॉस होता है ना, जिसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस, ये हमेशा किसका होता है बेटा, बायर का होता है। किसका होता है, बायर का। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ था तो कि भैया सेलर उठाएगा, तो सेलर उठाएगा, अदरवाइज किसका होता है, बायर का। और बायर के पास जब गुड्स आएगा, बायर क्या उन गुड्स को पहले एग्जामिन करेगा या उसको माल लेना ही पड़ेगा, एग्जामिन करने का आपके पास में क्या होता है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक, रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी। देखो, एक्सेप्टेंस मान ली जाती है, मैंने आपको माल भेजा, आपने मुझे फोन कर दिया खत्री जी माल पसंद आ गया, तो एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। मैंने आपको माल भेजा, आपने उसको आगे रीसेल कर दिया या यूज कर लिया, तो एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। तो या तो आपने कुछ ऐसा किया जिससे लगे कि आप उसके ऊपर ऑनरशिप ले चुके हो, ऐसा कब होता है, जब आप उसको यूज कर लेते हो या रीसेल कर देते हो, तो भी ऑनरशिप ट्रांसफर मान ली जाएगी, डिलीवरी एक्सेप्टेंस की, मतलब सॉरी डिलीवरी का एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। अगर मैंने आपको माल भेजा, 3 महीने हो गए, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि पसंद आया नहीं आया, तो भी उसका एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। अच्छा, अगर मान लो आपको माल पसंद नहीं आया, तो तुम्हारा काम क्या है, बायर की ड्यूटी क्या है, सेलर को इन्फॉर्म करना, या बायर की ड्यूटी है कि सेलर को वापस माल लौटाना। बायर की ड्यूटी केवल और केवल इतनी है, जो माल आपको पसंद नहीं है उसके बारे में आप सेलर को क्या कर दो, इन्फॉर्म कर दो। क्या कर दो, इन्फॉर्म कर दो सेलर को कि भैया माल पसंद नहीं है, लौटाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। और लास्ट टॉपिक क्या आता है इसके अंदर, liability of buyer for neglecting or refusing delivery of the goods when the seller is ready and willing to deliver the goods। और बायर को बोलता है भैया आ जाओ माल ले जाओ, लेकिन अगर बायर माल लेके नहीं जाता है तो माना जाएगा कि बायर ने किया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और जितना भी लॉस होगा किसको होगा, सेलर को। तो वो लॉस जो सेलर को हुआ किसकी गलती से, बायर की गलती से, तो सेलर को जो लॉस हुआ बायर की गलती से, बायर वो लॉस क्या करेगा, सेलर को कंपनसेट करेगा। क्या करेगा, कंपनसेट। बस में आ गई। अच्छा, मान लो 2 महीने बाद लेके गया, तो 2 महीने तो उसको संभालने के नहीं किए, सेलर ने किया ना, तो सेलर उन पैसों की रिकवरी बायर से करेगा, 100% करेगा। यहाँ पर तुम्हारा यूनिट नंबर 4 क्या हो गया, यूनिट नंबर 3 सॉरी,